Hello friends, very good evening to all of you. So my dear civil service aspirant, कल तक हमने जो लेक्चर डिस्कस किए सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस के बिटवीन में किस तरीके से रिलेशन डेवलप किया जाता है और लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या रोल डेवलप होता है सेंटर और स्टेट का। सेंटर किस तरीके से कोऑपरेट करता है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट किन एरियाज़ में कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इस रिलेशनशिप को डेवलपमेंट करने में। इन सब के पीछे एक बैकग्राउंड है माय डियर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट। ये बैकग्राउंड ये डिफाइन करती है कि जब जब कोई भी रिक्वायरमेंट्स या कोई भी कंडीशंस क्रिएट होती है वो सिर्फ उसके पीछे एक ही ग्राउंड रहता है, वो है फाइनेंस का। एवरी टाइम ये एक डिस्प्यूट रहता है और रह भी चुका है कि फाइनेंशियल अनइक्वालिटी जब आती है तब तब स्टेट और सेंटर का डिस्प्यूट होना लाजमी हो जाता है। ये स्टेट और सेंटर का डिस्प्यूटमेंट को क्लोज कर यानी इसको डाइल्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन तैयार किया था जिन पर एक पोस्ट क्रिएट की गई और उस पोस्ट पर जो अपॉइंटमेंट जिस पर्सनैलिटी इस अथॉरिटी को रखा गया उस अथॉरिटी का यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी दी गई कि उन्हें ये फाइनेंशियल इश्यूज जो है फाइनेंशियल डिस्प्यूट सेटल्ड करने हैं और राइट एंड करेक्ट रिकमेंडेशन देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फाइनेंशियल्स प्रोसीड्स नेट प्रोसीड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाए बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। सो वो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फ्रेंड्स, जिसको हम फाइनेंस कमीशन कहते हैं। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 से डील करता है और इसको हम काजी जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहो या काजी जुडिशियल बॉडी भी कहो। ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा एवरी 5th ईयर। हर 5 साल के बाद इस फाइनेंस कमीशन की रिटायरमेंट होती है। उसके बाद न्यू फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और अपॉइंटमेंट की जाती है इसकी प्रेसिडेंट द्वारा। और इसका एक ही रिक्वायरमेंट होती है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन सम मैटर्स। वो कौन से मैटर्स हैं, किन के ऊपर वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। पहला मैटर्स ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस है। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि टैक्स इम्पोज करने के बाद आपके पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस रेवेन्यू से जो इनकम बनता है आपका कंट्री का जो ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट बनता है उसको स्टेट्स के बिटवीन में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ये सारी रिकमेंडेशंस प्रायर फाइनेंस कमीशन से ली जाती हैं। ये फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट के बिटवीन में जो टैक्सेस इम्पोज किए होते हैं उनसे जो रेवेन्यू नेट प्रोसीड जनरेट होता है वो शेयर करने के लिए वो कितना शेयर करना है स्टेट के साथ सेंटर गवर्नमेंट को और यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। ये प्रोसीड्स जो होती हैं ये दी जाती हैं गवर्न करने में यानी गवर्नेंस करने के लिए स्टेट को गवर्नमेंट कैरी ऑन करने के लिए, और इसको हम ग्रांट इन एड कहते हैं टू द स्टेट्स को जो सेंटर द्वारा दी जाती है। ये ग्रांट इन एड जो सेंटर स्टेट को देता है ये आउट ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है और इसका मेजरमेंट जो है दिस मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेट फंड ऑफ ए स्टेट to supplement the resources of the panchayat and the municipalities in the state on the basis of the recommendation made by the state finance commission। जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट के पास फाइनेंस कमीशन एक अथॉरिटी का होती है, काजी जुडिशियल बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है कि नेट प्रोसीड्स टैक्स से जो हमें मिला है वो किस तरीके से शेयर करना चाहिए, कितना शेयर करना है सेंटर और स्टेट के बिटवीन में, सेंटर ने स्टेट को कितना देना है। ये रिक्वायरमेंट्स जब पड़ती है तो ये ज़रूरी बन जाता है फाइनेंस कमीशन के लिए ये सारा वर्कआउट एंड स्टडी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी रिकमेंडेशन दी जाए। बट सेंटर जब इसकी
रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करता है और ये फाइनेंस की असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जाती है स्टेट को, इसको हम ग्रांट इन एड कहते हैं। और ये ग्रांट इन एड जो दी जाती है ये आउट ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के दी जाती है। इसी तरीके से स्टेट के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की ज़रूरत भी इसी तरीके से होती है, जो नेट प्रोसीड्स शेयर करने की रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किन एरियाज़ में करता है कि जो रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन द स्टेट होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर उन बेसिस के ऊपर जो रिसोर्सेज पंचायत यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के रिसोर्सेज किस तरीके से उनको प्रोसीड्स किए गए, उनसे जो डेवलपमेंट होती है, तो वो रिकमेंडेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को। Other matters भी referred to it by the president on the interest of sound finance। कोई भी फाइनेंस स्कैर्सिटी स्टेट के पास आती है तो स्टेट उसको कहाँ से बेयर करता है, स्टेट उसको कहाँ से असिस्टेंस लेता है। स्टेट डायरेक्टली टेक द असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ग्रांटिंग एड टू द स्टेट गवर्नमेंट to govern and fulfill the requirement of the government of the state legislature। So protections of states interest, स्टेट का इंटरेस्ट वायलेट ना हो, स्टेट का इंटरेस्ट डाइल्यूट ना हो, स्टेट का कॉन्फिडेंस लूज ना हो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर, ये मेंटेन रखने के लिए ये सब चीज़ें जो हैं की जाती हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है स्टेट के इंटरेस्ट को इस फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनेंशियल नीड स्टेट गवर्नमेंट को होती है और वो स्टेट गवर्नमेंट्स को उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाए। इसमें कुछ रिकमेंडेशन दी जाती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो क्या हैं, कैसे दी जाती हैं। एक बिल जो है, ए बिल विच इम्पोजेज आर वेरीज एनी टैक्स आर ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। आई अगेन रिपीटेड, एक बिल जो इम्पोज करता है या वेरीज करता है कई टैक्सेस को या फिर ड्यूटीज को जिसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड होती हैं। A bill which varies the meaning of the expression agriculture income as defined for the purpose of the enactment relating to Indian income tax। Next जो होता है friends, a bill which affects the principles on which monies are may be distributable to states। A bill which imposes any surcharges on any specified tax or duty for the purpose of for the central government। ये एक्सप्रेशंस टैक्स या ड्यूटी हो जिसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड रहती हैं, जिसका मतलब होता है किन किन एरियाज में इंटरेस्टेड रहती हैं। टैक्स और ड्यूटी द होल और पार्ट ऑफ द नेट प्रोसीड्स वेयर ऑफ आर असाइन टू एनी स्टेट। सेकंड, टैक्स या ड्यूटी by reference to the net proceeds whereof sums are for the time being payable out of the consolidated fund to any state। ये नेट प्रोसीड्स माय डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट, आपको कभी ये दिक्कत आ जाएगी नेट प्रोसीड्स जो इसमें डिफाइन किया गया है, इस नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, बट टेक्निकली है, एक लॉ के वर्ड्स हैं ये नेट प्रोसीड्स का जो मीनिंग होता है वो प्रोसीड्स मीन्स इनकम, वो रेवेन्यू जो टैक्स इम्पोज करने के द्वारा जनरेट होता है, टैक्स लगाने से जो इनकम बनती है उसको हम प्रोसीड्स कहते हैं। और या फिर ड्यूटी जो लगाई जाती है माइनस की जाता है कास्ट ऑफ कलेक्शंस को। तो आपके पास यानी प्रोसीड्स ऑफ टैक्स आर ड्यूटी माइनस कास्ट ऑफ कलेक्शंस, ये मतलब होता है इस नेट प्रोसीड्स का। और ये नेट प्रोसीड्स ऑफ ए टैक्स और ड्यूटी जो होता है ये इन एनी एरिया इज टू बी असर्टेन्ड एंड सर्टिफाइड बाय द, कौन इसको सर्टिफाइड और असर्टेन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम ही ये वेरीफाई करना, इनको एग्जामाइन करना, और जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। वो जब इसको सर्टिफाइड करता है, हिज सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इज फाइनल, he is the authority to examine and verify these net proceeds of tax or duty in any area to be ascertained and certified by them
and his or her certificate is final accepted. सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हम कौन से आर्टिकल के साथ डील करते हैं? आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के डील करता है। नेक्स्ट है, जब स्टेट को रिक्वायरमेंट्स होती है फ्रेंड्स कि उनके पास जब फाइनेंशियल स्कैर्सिटी आती है तो वो कहाँ से अपनी स्कैर्सिटी फुलफिल करते हैं, रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं? तो बारोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट, बारोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशंस मेक्स द कुछ प्रोविजन बनाए हुए हैं किसके रिगार्डिंग में कि बारोइंग पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, स्टेट की बारोइंग पावर्स कौन कौन सी हैं, और जब सेंटर की बारोइंग यानी सेंटर में जब फाइनेंशियल स्कैर्सिटी आती है तो सेंटर अपनी रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरा करती है, यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से फाइनेंस लेगा, कहाँ से बारो करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बारो आइदर विद इन इंडिया or outside upon the country or outside upon the security of the consolidated fund of India। सेंट्रल गवर्नमेंट जब फाइनेंशियल स्कैर्सिटी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन फाइनेंशियल क्रंच को कंप्लीट करने के लिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उठाती है, या फिर जब अपनी कंट्रीज़ में हमारे पास कंप्लीट फंड्स ना हो तो वो वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा उठाती हैं, फाइनेंस असिस्टेंस उठाते हैं, फाइनेंशियल एड लेते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी कंट्री से भी वो एड ले सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो किस लिए ली जाती है? ये बारोइंग फाइनेंशियल क्रंच को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, और मेजॉरिटी जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसोलिडेट फंड वीक पड़ जाता है, उसमें फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री कंप्लीट फुलफिल की जाए, तो तब फाइनेंशियल क्रंच माना जाता है, और उसको कंप्लीट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो या तो कमर्शियल बैंक से फाइनेंस ले, या तो रिजर्व अपेक्स बैंक से जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, या तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड बैंक से, या फिर एशिया बैंक से, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का ही पावर है कि वो वहाँ से अपना फाइनेंस बारो कर सकते हैं, या पर्टिकुलर नेक्स्ट अपने नेबर कंट्री या किसी जिनसे रिलेशंस अच्छे हैं वहाँ से वो फाइनेंस बारो कर सकते हैं। किस लिए? फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, या फिर कैन बी गारंटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये गारंटी दे सकती है, बट बोथ विद इन द लिमिट्स फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। ये सब लिमिट कौन फिक्स करता है? ये यूनियन गवर्नमेंट ही करती है, पार्लियामेंट ही करता है। सो फार नो सच लॉ हैज़ बीन एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। इसी तरीके सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट को जब फाइनेंशियल क्रंच आता है तो वो बारो कर सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कंट्री के अब्रॉड से नहीं कर सकती हैं। ये किस लिए बारो करती हैं? जब इनके एक स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी नहीं रहती है, फाइनेंशियल क्रंच आता है, वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। और स्टेट कैन गिव गारंटीज बट बोथ विद इन द लिमिट फिक्स्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये लिमिट फिक्स्ड करता है स्टेट लेजिस्लेचर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स टू एनी स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट एक लोनेबल फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है किसी भी स्टेट को, या फिर गिव गारंटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय एनी स्टेट, या फिर एनी सम्स रिक्वायर्ड for the purpose of making such loans are to be charged on the consolidated fund of India. State cannot raise the loans, state government, any state government, neither one or two, every state government of India cannot raise any loan without the consent of the center. Without the consent of the center, center की सहमति के बिना कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लोन नहीं ले सकती, लोन नहीं उठा सकती। इफ़ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग
any part of a loan made to the state by the center or in respect of which a guarantee has been given by the center। जब भी कोई भी लोन और उसको उठाया जाता है सेंटर को, उसकी गारंटी कौन देता है? बाय द सेंटर। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसकी गारंटी देती है। इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज क्या होती हैं फ्रेंड्स? लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन also contain the rule of immunity from mutual taxation and makes the following provisions। वो कौन से provisions है? Exemption of central property from tax, state taxation। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी बनाई हुई कंस्ट्रक्ट की हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है कि उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं एरियाज़ के ऊपर टैक्स इम्पोज करती है जो स्टेट सब्जेक्ट के मैटर्स में एन्यूमरेटेड होते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड होती हैं फ्रॉम ऑल टैक्सेस इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी विद इन द स्टेट। वो कौन कौन सी है? लाइक म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत एंड सो ऑन। बट द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड। पार्लियामेंट ये एम्पावर होता है, पार्लियामेंट पास ये पावर होती है टू रिमूव दिस बैन। इनके ऊपर कोई बैन जो लगा है उसको रिमूव करने की पावर भी पार्लियामेंट रखता है। द वर्ड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। अब प्रॉपर्टी जो होती है सेंट्रल की, वो प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन सी प्रॉपर्टी सेंटर्स की आती हैं? तो वो ये हैं, वो इंक्लूड्स होती हैं जैसे लैंड्स है, लैंड्स, बिल्डिंग्स हैं, चैटल्स हैं, शेयर्स एंड डेट्स हैं, एवरीथिंग दैट हैज़ ए मनी वैल्यू, वो सब जिनकी मनी वैल्यू है। एंड एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है या फिर इमूवेबल है या फिर टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, यानी टचेबल एंड अनटचेबल। अनटचेबल में जैसे आपका रिवॉर्ड्स आ गए, क्रिप्टो करेंसी आ गई, कॉइन, ये सब जो है आज कैशलेस इकोनॉमी का सिस्टम जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। आपका ब्रेन आ गया, ब्रेन जैसे आप एजुकेशन लेते हैं, आपका डेवलपमेंट होता है, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। सो फर्दर द प्रॉपर्टी में बी यूज्ड फॉर सॉवरेन। ये प्रॉपर्टी सब सॉवरेंटी के लिए यूज़ की जाती है, फ्रीडम कोई भी यूज़ कर, जैसे लाइक आर्मड फोर्सेस हैं या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। कोई भी कॉरपोरेशन या कंपनीज क्रिएट होती हैं जब, तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्रिएट करती हैं, आर नॉट इम्यून फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन और लोकल टैक्सेशन। रीजन इज दैट ए कॉरपोरेशन और ए कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई भी कॉरपोरेशन या कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जब टैक्स इम्पोज करती है तो स्टेट की कुछ प्रॉपर्टी या इनकम होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स इम्पोजिशन से एग्जेम्प्टेड होती हैं। वो कौन सी हैं? द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन। सच इनकम मे बी डिराइव्ड फ्रॉम सॉवरेन फंक्शंस और या फिर कमर्शियल फंक्शंस। जो सॉवरेन या कमर्शियल फंक्शंस के इस्तेमाल में लाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स सिस्टम से एग्जम्प्टेड होते हैं। बट द सेंटर कैन टैक्स द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ ए स्टेट। सेंटर टैक्स लगा सकता है कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ ए स्टेट के ऊपर इफ पार्लियामेंट सो प्रोवाइड्स, अगर पार्लियामेंट इसको प्रोवाइड करता है तो। इसी तरीके से हाउ एवर द पार्लियामेंट डिक्लेयर कर सकता है एनी पार्टिकुलर ट्रेड और बिजनेस एज इंसिडेंटल टू द ऑर्डिनरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट वुड देन नॉट बी टैक्सेबल। ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ की जो होती हैं ये सिचुएटेड होती हैं विद इन ए स्टेट, आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ए सेंट्रल टैक्सेशन। यानी कोई भी प्रॉपर्टी या इनकम जो लोकल अथॉरिटीज़ जिनके ऊपर वर्क करती है, लोकल अथोराइज होती है, लोकल अथॉरिटीज़, वो सिचुएटेड होती है कहाँ पर? विद इन, जैसे पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ हैं,
वो विद इन ए स्टेट एग्जिस्ट करती है, सिचुएटेड होती हैं, लेकिन वो सेंट्रल टैक्सेशन से एग्जेम्प्टेड नहीं होती हैं। स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन। सिमिलरली प्रॉपर्टी या इनकम ऑफ कॉरपोरेशंस या कंपनीज की ऑन्ड बाई जो स्टेट हैं, स्टेट की अपनी है, कैन बी टैक्स, वो भी टैक्स के दायरे में आती हैं। कौन से टैक्स? जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, कैन बी टैक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। So friends, these are the finance commissions impact, how the financial assistance and grant aids provides to the state government for carry on the governance and fulfill the need and requirement of the state government when the consolidate fund of the state are encroached and consolidated fund of the state government are not fulfill the requirements of the masses which are existed in the state territory. So the state government can take a loanable process or take a financial assistance or grant in need from the union government, but in union government required when need the during the financial crunch in the country, so central government can borrow the funds from the commercial banks or apex banks, or borrow the funds from the international financial institution like World Trade International Monetary Fund and World Bank, Asian Development Bank, any other financial institutions, or like any countries like Russia, America, China, as a grant in aid provides the government from the international government. So friends, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट अब्रॉड कोई लोन नहीं दे सकती है आउट ऑफ द कंट्री, तो स्टेट गवर्नमेंट ये सब ऑन द कंसेंटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से ही चलता है। इसी तरीके से जब इमरजेंसीज इम्पोज होती है, इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी क्या रहता है स्टेट और सेंटर के फाइनेंशियल रिलेशंस में, इस पे भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि ये नॉर्मल टाइम्स में जब डिस्क्राइब हुआ ये अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इसमें कुछ चेंजेस आती हैं, वो क्या क्या आती हैं। जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है, the proclamations of while the proclamations of national emergency, जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, proclamations of national emergency under article 352 is in operation, तब प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू को बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यानी जो पहले की तरह फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उनमें प्रेसिडेंट के पास पावर आती है और प्रेसिडेंट अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है। इसका मतलब दिस मीन्स प्रेसिडेंट कैन आइदर, प्रेसिडेंट या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स जो है, फाइनेंस जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था स्टेट और सेंटर के बिटवीन में, उनमें रिडक्शन भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंस जो स्टेट के बिटवीन में हो रहा था सेंटर द्वारा, या बोथ टैक्स शेयरिंग एंड ग्रांटिंग एड को भी रिड्यूस या कैंसिल कर सकता है। ये फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट होता है, ये ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी के दौरान होता है, और ये इम्पैक्ट रहता है जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की जाती है अंडर आर्टिकल 352 नेशनल के अंदर। Such modification ये continues till the end of the financial year in which the emergency ceases to operate. नेक्स्ट इमरजेंसी के इम्पैक्ट रहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, और फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंडिया में अभी तक प्रोक्लेम नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी ये डील करती है अंडर आर्टिकल 360 इज इन ऑपरेशन में आता ही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स, कौन कौन सी डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को कि ऑब्जर्व कीजिए स्पेसिफाइड रूल्स या कैनन्स, कैनन मीन्स रूल्स, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के। सेकंड, कौन सी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं, डायरेक्शन दी जाती हैं टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल क्लास ऑफ पर्सन्स सर्विंग इन द स्टेट। सब लोग जो ऑल क्लासेस ऑफ पर्सन जितने भी हैं जो स्टेट के अंदर जॉब कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उसमें इंक्लूड हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं, उनका सैलरी या अलाउंसेस रिड्यूस की जाए। थर्ड, टू रिजर्व ऑल मनी बिल्स, जितने भी मनी बिल पास किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से उन सब को रिजर्व रखा जाए।
एंड अदर फाइनेंशियल, दूसरे फाइनेंशियल बिल भी रिजर्व रखे जाएं और उनको कंसिडरेशंस के लिए प्रेसिडेंट को सौंप जाएं, प्रेसिडेंट को सौंपे जाएं और प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल जो है मनी बिल है या नहीं। ये रिजर्व पहले ही प्रायर रिकमेंडेशन आती, एक मनी बिल है जो कोई भी गवर्नमेंट, ये यूनियन है या स्टेट है, वो खुद से पास नहीं करती। इसकी प्रायर रिकमेंडेशन प्रायर एजेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ द स्टेट देता है, ये खुद से कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, these are the impact of the financial relations, how the financial relations between center and state are impacted by the imposition of national emergency and the financial emergency proclamations. So friends, today topic is over, center state relation between on the grounds of legislatures, administrative relations and financial relations. So take care and listen the lectures concentrately. So friends, tomorrow we will start the new topic, interstate relations, and till this time, good night, take care, and thank you so much. Jai Hind.